अच्छा जी, अब हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर रिवीजन क्लास का 3। ये जिसने इसकी पिक लेनी है पिक ले ले, नहीं तो मैं रेस करने लगा हूँ। चलें, ये मैं रेस कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक सिस्टम, एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट है इम्प्रेस सिस्टम और पेटी कैश। क्या है जी? सुने, बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कैश की जरूरत होती है, जो कि बिजनेस के ड्रॉ में पड़ा रहना चाहिए, बिजनेस के ड्रॉ में पड़ा रहना चाहिए, बिजनेस के ड्रॉ। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लिख रहा हूं पहले 3 चैप्टर्स के साथ जी। कॉन्सेप्ट का नाम है इम्प्रेस सिस्टम एंड पेटी कैश का मैंने आपको बताया कि बिजनेस को चलाने के लिए थोड़ा सा कुछ कैश हमारे पास होना चाहिए। ठीक है भाई? अब ये तो नहीं है ना कि हमें 1000 की जरूरत है, अब क्या बैंक जाए लेने के लिए? नहीं ना भाई। अच्छा जी, ये पेटी कैश की समझ है क्या होता है? जो छोटे मोटे खर्चों को मीट करने के लिए कैश बिजनेस ने अपने ड्रॉ में रखा होता है। अच्छा भाई, इम्प्रेस सिस्टम क्या है? इम्प्रेस सिस्टम मैंने आपको इसको ऐसे समझे, एक सिस्टम जिस तरह घर में अम्मा जी ने अब्बा जी को कहती हैं, मुझे घर चलाने के लिए हर महीने 50,000 की जरूरत है। क्या है? ये एक सिस्टम बन गया। आपको घर चलाने के लिए अम्मा जी को कितने पैसों की जरूरत है? 50,000 की। कितने की? रुपीज 50,000 की जरूरत है। ठीक है भाई? जो कि अम्मा जी के पर्स में हर वक्त होने चाहिए, जो कि अम्मा जी के पर्स में चिंटू मिंटू ने उसमें से 10,000 रुपए निकाल लिए। निकालने से मुराद खर्च कर लिए। ठीक है भाई? लेकिन अम्मा जी अपने पर्स को हाथ नहीं लगाने देती, मेरे पर्स को नहीं हाथ लगाना। ठीक है? अब्बा जी से मांगो पैसे, अब्बा जी से पैसे मांगो, मैंने नहीं देने। ठीक है भाई? मेरे पर्स में अम्मा जी की अम्मी का पर्स, ठीक है, इसमें कितने पैसे हर वक्त होने चाहिए? 50,000। इससे अगर कुछ पैसे निकल गए ना तो बख्ती है भाई। इसमें हर वक्त इतने पैसे होने चाहिए। चिंटू मिंटू ने इसमें से 10,000 खर्च कर लिए। अच्छा भाई चिंटू मिंटू ने 10,000 रुपए एक्सपेंस कर लिया, पॉकेट मनी के लिए ले लिया या जो भी हुआ भाई। इसमें से 10,000 रुपए चले गए, पीछे कितने रह गए? कितने रह गए? लेकिन अम्मा जी को 50,000 रुपए चाहिए, अम्मा जी को 50,000 रुपए चाहिए भाई। हमें एक सिस्टम हमने घर का बनाया है जिसमें 50,000 रुपए अम्मा जी के पर्स में हर टाइम होने चाहिए। ठीक है भाई? 10,000 चिंटू मिंटू ने खर्च कर लिए। ठीक है भाई? पीछे कितने रह गए? इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे आज ताकि 50,000 पूरा हो जाए? प्लस सादा अल्फाज में जितनी अमाउंट आपने सेट की थी, जितने एक्सपेंस हो गया। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस ने सेट किया था हमारे सिस्टम में, यानी उस सिस्टम को इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। ठीक है भाई? बिजनेस ने कहा हमारे ड्रॉ में हर वक्त 50,000 होना चाहिए भाई, थोड़े बहुत पैसे तो होने चाहिए ना। अच्छा भाई, उसमें से जितने एक्सपेंस कर लिया, जितना कैश उसमें से निकल गया भाई, उतना मजीद उसमें ऐड करना पड़ेगा। सादा अल्फाज में भाई बात समझ आई कि नहीं? या इस तरह हुआ, या लफ्ज लिखा हो इतना कैश चला गया, इतना कैश चला गया, तो भाई चले जाने से मुराद है जितना चला गया उतना ऐड करना पड़ेगा। 10,000 गया तो 10,000 ऐड करना पड़ेगा। यहां कहे 10,000 रुपए की इनवॉइसेस, 10,000 रुपए की इनवॉइसेस आई, ठीक है, और सेटल हो गई। और क्या हो गई? यानी ये भी कह सकते, एक ये अल्फाज, एक ये हो सकते हैं, ये सीधा कैश का बता दे, दूसरा ये कि इनवॉइसेस आई और सेटल हो गई, इसका भी यही मतलब है। तीसरा जो इनवॉइसेस आई थी उनको रिप्लेस कर दिया। अगर ये लफ्ज भी आ गया तो इसका भी यही मतलब है, जितने इनवॉइसेस का भी यही मतलब कि उतने पैसे हमने पेमेंट कर दी है। ठीक है? अगर रिप्लेस आया हुआ, ठीक है, उसका भी यही मतलब है। ये किताब के अल्फाज हैं, तो भाई उसका भी यही मतलब है, उतने पैसे हमें मजीद ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है भाई? उतने पैसे मजीद हमें ऐड करने पड़ेंगे। भाई इस सिस्टम को क्या कहते हैं? कितने पैसे, सवाल आया कितने पैसे ऐड करने पड़ेंगे?
भाई जितने आपने कैश से आउट कर दिए, आउटफ्लो हो गया, उतने क्या करने पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा इसमें। अगर कहे कि रिमेनिंग कितने रह गए, तो भाई ये रिमेनिंग है। सवाल है रिमेनिंग कितने, ये रिमेनिंग है। सवाल है कि कितने खर्च कर लिए, तो भाई ये है। ठीक, कितने ऐड करने पड़ेंगे, तो ये है। ओके है भाई। अगली दफा अम्मा जी ने कहा महंगाई हो गई है, आपने 55,000 रुपीज जो हैं ये मेरे पर्स में रखने हैं। भाई अगर सवाल आया इंक्रीज कितना हो गया इंप्रेस सिस्टम, कितने से सिस्टम इंक्रीज, इंप्रेस का सिस्टम कितने से इंक्रीज हो गया, 5,000, एक ये सवाल आ गया। भाई खर्चा कर लिया आपने 15,000 का आउटफ्लो हो गया, भाई कितने पैसे ऐड करने पड़ेंगे सिस्टम में, 15,000। ठीक है जी, बात समझ आ गई है। अच्छा जी, यहां फिर कहता है फॉर एग्जांपल 10,000 का खर्चा आ गया, 10,000, तो भाई पीछे कितने रह गए, पीछे कितने रह गए, कितने ऐड करने पड़ेंगे 55,000 को पूरा करने के लिए। भाई ये बात समझ आ गई है, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलें जी, अब हम करने लगे हैं स्टार्ट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या भाई, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। भाई बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वो है, वो किताबें हैं जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। इसमें से एक आधा एमसीक्यू आ सकता है, तो उतना ही टाइम लगा रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं इस पे लगाऊंगा। ठीक है भाई, एक किताब है सेल्स डे बुक, एक किताब है सेल रिटर्न डे बुक। भाई एक किताब का नाम है परचेज डे बुक, भाई एक किताब का नाम है परचेज रिटर्न डे बुक। भाई एक किताब का नाम है कैश डे बुक, एक किताब का नाम क्या है भाई, कैश डे बुक। क्या है, कैश डे बुक। और भाई एक है जर्नल, ये वो डबल एंट्री को कहते हैं, वो डबल एंट्री। भाई हर तरह की ये जो चार है ना, क्रेडिट नेचर की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, अगर सेल्स क्रेडिट हो गई, सेल्स मेरे भाइयों अगर क्रेडिट हो गई, सेल्स अगर सेल्स क्रेडिट पे की है तो किस में आएगी, आपने सेल्स क्रेडिट में की थी वो रिटर्न हो गई, किस में आएगी, परचेज की थी उधार पे, किस बुक में आएगी, आपने परचेज रिटर्न कर दी, वो वाली जो उधार पे ली थी किधर आएगा। यानी इसका मतलब है ये क्रेडिट, ऑल क्रेडिट सेल्स या परचेजेस, और सेल रिटर्न या फिर परचेज रिटर्न। इधर तो भाई क्रेडिट वाली सारी चीजें आ गई, इधर तो सारी क्रेडिट वाली चीजें आ गई ना गुड्डू। तो भाई जो कैश सेल हुई वो किधर आएगी, कैश से रिलेटेड जो भी चीज है वो किधर आएगा। इसमें भाई ये समझ आ गई है। अच्छा, इसमें जितना कहना है मैं उतना को बता रहा हूं, ठीक है। एक आधा एमसीक्यू आएगा। भाई इसकी 3 टाइप्स होती हैं, कितनी, सिंगल कैश डे बुक, सिंगल कॉलम कैश डे बुक। भाई बात समझ आ रही है। एक होती है डबल, एक क्या होती है, बाकी सेम, एक होती है ट्रिपल। ओ भाई समझ आई, इसमें सिर्फ आता है कैश, इसमें क्या आता है, कैश एंड इसमें क्या आता है मेरे मासूम दोस्तों, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, एंड भाई
भाई ये याद रहेगा। और भाई ये क्या है भाई, जितनी कैश में चीजें होंगी, कैश सेल होगी किधर आएगा, कैश डे बुक में, सिंगल में। अगर बैंक के थ्रू सेल हो गई तो किधर आएगा, डबल कैश बुक में, डेबिट साइड पे। ठीक है भाई। अगर भाई कस्टमर ने एडवांस में पैसे दे दिए वो भी इधर ही आएगा ना, रसीद तो इधर ही आएगी। अगर कभी कैश में, सुन बात गौर से उकाशा, कैश में आपने कैश में जो पैसे पड़े थे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, बोले भाई किस डे बुक में आ सकता, सिंगल में तो नहीं आएगा, डिस्काउंट भी कोई नहीं है, डबल में आएगा। फिर एक साइड पे डेबिट होगा, एक साइड पे, थोड़ी सी जुबानी गुफ्तगू हो रही है, ये मुश्किल तो नहीं हो रही, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज भी आया हुआ था आई मॉक में भाई। सिंगल कॉलम, ये है सिंगल कॉलम, ये क्या है, ये क्या है, कैश डे बुक का सिंगल कॉलम, कैश डे बुक सिंगल कॉलम। ये क्या है भाई, डेबिट और क्रेडिट। इसमें सारी डेबिट वाली चीजें आनी है, इसमें सारी भाई। ये आज क्या है, कैश डबल कॉलम डे बुक। क्या है भाई, डबल कॉलम भाई, डबल क्या हुआ है, डबल कॉलम कैश डे बुक। ठीक है। अच्छा थोड़ी सी राइटिंग इस तरह हो रही है तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। अच्छा जी भाई, इधर कैश आएगा, इधर बैंक आएगा, रिसीट्स आएंगी, इधर रिसीट्स आएंगी भाई कैश की, और कैश, और इधर बैंक की, डेबिट साइड है ना भाई, इधर क्रेडिट साइड है ये, इधर बैंक, इधर कैश की पेमेंट्स आ जाएंगी, इधर बैंक की पेमेंट्स आ जाएंगी। अब देखें इसमें एमसीक्यूज कितना बड़ा बना के दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट ही पूछ सकता है ना इसमें से कि भाई डबल बुक में क्या आ सकता है, आप बता दीजिएगा क्या आ सकता है। ये पूछेगा कि कैश में से पैसे चले गए, पेमेंट साइड पे आएंगे। मॉक में क्वेश्चन आया हुआ था, जो मॉक हुआ आपका, कैश से पैसे आपने डिपॉजिट करवा दिए, ये था, तो भाई कैश कम हो गया, अमाउंट मेरा ख्याल पता नहीं कि जितनी भी थी, बहरहाल 5000। कैश क्या, ये क्रेडिट साइड है, ये क्या है, क्रेडिट। भाई कैश कम हो गया, डेबिट क्या हुआ, बैंक के कॉलम में ये ओके है भाई, ठीक है, ओके है। अच्छा भाई फिर उसके बाद 3 कॉलम कैश बुक भी होती है, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, अब बस मैं इसमें ऐड कर रहा हूं भाई, नहीं बना रहा। उसमें एक और कॉलम आ जाता है, किसका, डिस्काउंट का। किसका भाई, किसका, इधर भी डिस्काउंट। कौन मुझे बता सकता है कौन सा वाला डिस्काउंट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट, डिस्काउंट, 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 डिस्काउंट अलाउ, यानी अच्छा जिधर कैश, डिस्काउंट अलाउ क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ, अलाउ कर दिया ना, अलाउ कर दिया, एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है, किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउ लिख सकता हूं इधर, डेबिट साइड पे आएगा। डिस्काउंट रिसीव किस साइड पे आएगा, डिस्काउंट रिसीव, एक्सपेंस में कमी है, एक्सपेंस में कमी है, आहिस्ता, एक्सपेंस में, एक्सपेंस में कमी है भाई। डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव आएगा इधर, इधर क्या आएगा भाई, भाई ये अब देख लें, याद कर लें भाई, बड़ा सिंपल है उकाशा भाई, बहुत सिंपल है, लाइफ इज सो सिंपल। अगर आप बनाना चाहें तो भाई, डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होता है भाई, 3 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट आता है, 3 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट आता है, ठीक है, ठीक, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है भाई। किस साइड पे, एक्सपेंस आपको पता है डेबिट साइड पे आता है, कैश बुक की डेबिट साइड आ जाएगी, अलियर हम डेबिट साइड। और भाई डिस्काउंट जब रिसीव होता है, एक्सपेंस में कमी है, किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। ये बात होगी, ओके। कैश बुक खत्म, हर तरह का कैश, हर तरह का, हर तरह का, हर तरह का, हर तरह का कैश, हर तरह का कैश इधर आना है। बैंक में आएगा तो बैंक के कॉलम में, कैश आएगा तो कैश के कॉलम में, ओके भाई, समझ आ गई।
एक बात और गौर से सुन लें जरा, सेल्स डे बुक में सेल्स का, और भाई इधर देखो एक और चीज, एक और चीज भाई, ये जो डिस्काउंट होगा ये ट्रेड डिस्काउंट है कि सेटलमेंट डिस्काउंट है, ये मैंने बताया था। बस अब जिसको नहीं क्या कहते हैं ऑनलाइन वालों, देखें अब ये वो टाइम नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा रिवाइज किया जाए, पेपर बहुत करीब आ चुके हैं, सर पे हैं ये, सर देखें सर पे हैं, सर पे हैं। अच्छा भाई अब ये वो वक्त नहीं है, वो वक्त गुजर गया जब आपको कहते थे बेटा पढ़ लो, आप कहते थे सर तबीयत खराब है, असल में नीयत खराब थी, असल में क्या था भाई, नीयत का मसला था, असल में क्या था, नीयत का मसला था। भाई देखें अब आप बस देख लें इधर, ये जो डिस्काउंट है ना ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ये क्या है, सेटलमेंट डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ये याद रहेगा भाई, ये आ सकते हैं पेपर में, पूछ सकते हैं भाई, याद रहेगा। चलें फिर उसके बाद सेल जितनी भी है उसका टोटल मिस्टर ए को सेल की लिख दी, मिस्टर बी को की लिख दी, वो जो सेल डे बुक हमने बनाई थी बुक में एक दफा देख लीजिएगा, सी को की, डी को की, उसका टोटल आता है इसमें। अगर कभी ट्रेड डिस्काउंट आ गया तो क्या करना है, वो किधर आएगा, ट्रेड, लेकिन इधर तो नेट आता है ना, हाँ तो उसका मसला ही कोई नहीं है उसका, तो इसका मतलब ये है ये वाला डिस्काउंट क्या है, सेटलमेंट डिस्काउंट है। ठीक है दोस्त, सेल रिटर्न होंगी, सेल डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, क्रेडिट वाली ये क्रेडिट की चीजें हैं, क्रेडिट की, सेल रिटर्न हो गई, सेल डे बुक अपनी किताब है, अपनी किताब, परचेज डे बुक सारी क्रेडिट परचेज उधर आएंगी। अगर ट्रेड डिस्काउंट आ गया तो इधर नेट करके लिख देना। ठीक है दोस्त, एमसीक्यू आ सकता है। एजाज चीमा, परचेज रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, भाई इसको ना आपने क्या कहते हैं परचेज में नहीं ऐड करना, इसकी अपनी किताब है, इसकी अपनी किताब है, इसकी अपनी किताब है। ठीक है, उसके बाद ये कैश डे बुक का मैंने आपको बता दिया। जर्नल में क्या आता है, जो इनमें नहीं आता, जो इनमें नहीं आता वो इसमें आता है, जो इसमें नहीं आता वो इसमें आता है, जो इसमें नहीं। कोई एग्जांपल दे मुझे, कॉन्ट्रा सेटलमेंट इसमें आएगी, कॉन्ट्रा सेटलमेंट इसमें आएगी, कॉन्ट्रा। अब मैं लिख नहीं रहा, लिख लें बेशक, अब देखें जगह थोड़ी है, बल्कि इसको भाई कॉन्ट्रा सेटलमेंट इसमें आएगी, कॉन्ट्रा सेटलमेंट इसमें आएगी, सेटलमेंट डिस्काउंट भी असल में ना ये डबल एंट्री है, असल में क्या है, डबल एंट्री है, तो वो इसमें आ जाएगा। बस असल में ना देखें इतना टाइम नहीं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कैसे इंडिविजुअल अकाउंट बनते हैं, नॉमिनल अकाउंट, अच्छा सब्सिडरी अकाउंट पढ़ा था ना सब, लेकिन आप देखिए वो इतना ज़्यादा नहीं है, बस अब जो चीज़ें हैं बस उस पर फोकस कर लें, अल्लाह बेहतर करेगा। बस कॉन्ट्रा सेटलमेंट, ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स इसमें आती हैं, ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स इसमें आती हैं। आपने कोई गलती कर दी, सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया इस इधर, ठीक है भाई, बात समझ आ गई, ओके। एक अभी चीज है आपको नहीं पता, अभी डेटर के चैप्टर में, बैड डेट के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, चलें खैर सुन लें फिर बता दूंगा भाई। बैड डेट एक्सपेंस हो गया, इधर आएगा, ठीक है भाई, भाई बात समझ आई है, ओके है जी भाई। रिकवरी, तो भाई रिकवरी कैश में आती है हमेशा, ठीक है, कैश में आएगी हमेशा, ओके भाई, बात समझ आ गई, ओके भाई, ठीक है, वो इधर आ जाएगी ना, कैश में रिकॉर्ड कर देंगे, कैश में तो रिकॉर्ड कर ही देंगे ना भाई, ओके है। डेप्रिसिएशन इधर आएगी, इधर आएगी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इधर आएगी, बस जिसको अभी अभी करते हैं ना डेप्रिसिएशन होती क्या, वो इधर आएगी। भाई बात समझ आ गई है, ओके है, हैं? नहीं, वो इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चर्स के बाद करेंगे भाई, ओके। इसमें बस एक चीज समझ लें भाई, एक चीज समझ लें बस 2-4 मिनट में ये वाइंड अप। भाई सेल्स जब आप करते हैं तो सेल मिस्टर ए को किया आपने, मिस्टर ए को सेल्स कर दी, किसको, मिस्टर ए को आपने 100 रुपए की सेल कर दी, ये क्या है, सेल्स डे बुक। मिस्टर बी को सेल्स कर दी आपने 50 रुपए की, टोटल कितनी होगी, 150, ठीक है। इसके साथ ना
भाई ये रेस कर दूं, मसला तो नहीं कोई अब? अच्छा जी, कोई मसला तो नहीं। अच्छा जी भाई ये रेस कर रहा हूं। अच्छा जी भाई, अब मिस्टर ए का इंडिविजुअल अकाउंट बनता है। मिस्टर ए डेटर है, डेटर डेबिट, और भाई सेल की इंडिविजुअल अकाउंट। ये क्या है? इंडिविजुअल। इन्हें मेन अकाउंट नहीं कहना, बस अब याद याद कर लेना, याद कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये डेटर कौन सा है? बी। ये डेटर ए है भाई। इसको सेल कितने की हुई? 50 की। ओके ओके, सही है भाई। ये जो डे बुक है, एक फिर बड़ा अकाउंट बनता है, रिसीवेबल अकाउंट। क्या? रिसीवेबल अकाउंट। इसे कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। भाई इसकी एंट्री क्या होती है? ये जो टोटल है ना, टोटल से एक एंट्री हो जाती है। जो सेल डे बुक का टोटल है ना, उससे होगी सेल, डेबिट और डेटर। टोटल 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 क्या भाई बोलो? डेटर, ओ सॉरी सेल्स। ठीक है, सेम इज द केस विद क्रेडिटर का अकाउंट भी ऐसे बनता है, टोटल टोटल। ठीक है भाई, ये इसे कहते हैं मेन लेजर, जिसमें टोटल फिगर आती है। भाई एमसीक्यू उसके लिए बस इतना याद कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये मेन लेजर है। क्या? टोटल कंट्रोल अकाउंट क्या है? मेन लेजर। ये जो अपने अपने सादा अकाउंट बन रहे हैं, ये इंडिविजुअल है। ये क्या है? इंडिविजुअल लेजर कहते हैं इसे। ठीक है भाई, इसे नॉमिनल भी कहते हैं। हैं? हाँ भाई देखिए ना, ये है कंट्रोल अकाउंट, इसे मेन लेजर कहते हैं, इसे मेन लेजर भी कहते हैं। नहीं भाई, ये मेन लेजर है आपका, ये मेन कंट्रोल। ठीक है भाई, ये इंडिविजुअल लेजर्स हैं। ये क्या है? ये कस्टमर लेजर, ये इंडिविजुअल लेजर्स हैं। ठीक है भाई, ओके, बस खत्म। ओके हो गया। अब अगर आपसे पूछे एमसीक्यू, तो मेरा ख्याल मैंने पूछा था मॉक में, जो क्वेश्चन था कि जो एंट्री कहीं भी नहीं आती वो किधर आती है? जर्नल में आती है। इसमें से इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। कहे कि टोटल इंडिविजुअल के अकाउंट में क्या, कंट्रोल अकाउंट में क्या आता है? वो सब कुछ। अगर सेल रिटर्न की किताब बनी तो सेल रिटर्न इधर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 50 से। ठीक है भाई, ओके है। चलें जी, ये हुआ खत्म। बस इसमें इतना ही था, ये बहुत है जितना कर ली है। अच्छा भाई, अब हम जल्दी से 15-20 मिनट में जरा थॉरोली देखते हैं पहले 3 चैप्टर्स को। भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी। अब जल्दी से मेरे साथ एक दफा ओवरव्यू कर लें। आपने हाईलाइटिंग तो की हुई है ना? पहले हाईलाइटिंग तो की हुई है ना? माशाल्लाह की हुई है सबने। अच्छा जी, अब जल्दी से मेरे साथ देख लें, इंशाल्लाह लफ्ज अगर पेपर में आए तो हमें याद रहेंगे। भाई बुक कीपिंग कहता है क्या होता है? भाई बुक कीपिंग क्या होता है? कहता है ओनली रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिर्फ रिकॉर्ड। अकाउंटिंग ब्रॉड टर्म है भाई। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब आप आ जाएं मेरे मासूम दोस्तों, इधर आ जा, इधर जा रहा है भाई। बुक कीपिंग क्या है? सिर्फ एनालाइज करना। सही है भाई। बुक कीपिंग है सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब है? क्लासीफाइंग। इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? क्लासीफाइंग। किसको क्लासीफाई करना? क्लासीफाइंग। उसके बाद समराइजिंग इंफॉर्मेशन, और भाई इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। भाई ये बात ठीक ओके है, ये हमने ये भी डिस्कस किया। बिजनेस ट्रांजैक्शन का पता चल गया आपको क्या होती है? कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका लिंक बिजनेस के साथ हो। ओके भाई। अच्छा, ये मैं पढ़ाऊंगा जब हम अपना एक चैप्टर करेंगे डेप्रीसिएशन का, ये मैं तब पढ़ाऊंगा। ये वाली कुछ चीजें इसमें से कुछ देख लें। वैसे ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो नॉर्मल नेचर की है, जो होनी है। ठीक है। वन ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ का होता है जो कभी बैंक ने लोन दिया। बैंक रोजाना लोन थोड़ी देगा। ऑनर कैपिटल ले आया, ऑनर रोजाना थोड़ी कैपिटल लेके आएगा भाई। सही है, जो कभी हो। बिल्डिंग ले ली बिजनेस ने, जो कभी ट्रांजैक्शन हो। कैपिटल ट्रांजैक्शन का वैसे मतलब होता है बड़ी ट्रांजैक्शंस, बड़ी, और रेवेन्यू का छोटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े एक्सपेंडिचर। अभी देखेंगे कौन से होते हैं।
वैसे नॉर्मली ना जो फिक्स एसेट होते हैं ना उन्हें कहते हैं। जो फिक्स एसेट नहीं पड़े थे, व्हीकल होगी, सही है, लैंड होगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया वो भाई। उसके बाद बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता है? बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलहदा है, ऑनर सेपरेट है, बिजनेस सेपरेट है, इसीलिए तो भाई ड्राइंग श्राइंग के कॉन्सेप्ट आए हैं। अच्छा भाई बड़ी अहम बात, ओहो बहुत अहम बात भाई, ये 5 हैं क्या? ये स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या हैं? ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आ सकते हैं एमसीक्यूज। 5 स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स, ठीक है, डिस्क्लोजर्स, ये याद रहेंगी भाई, इसको लाजमी पढ़ लेना है। ओके भाई, ये कहता है इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, ठीक है, हमें पता है। एसेट ये हमने सब पढ़ लिया। एसेट उसको भी कहते हैं जो फ्यूचर में बेनिफिट दे, जो फ्यूचर में बेनिफिट दे, जो फ्यूचर में मेरे दोस्तों बेनिफिट दे। अच्छा जी, ओके भाई, पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। हाँ, ये हमने इंक्रीज डिक्रीज पढ़ लिया है, क्या होता है, एक्सपेंसेस भी देख लिए भाई। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ये उधर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में जब डेप्रीसिएशन करेंगे भाई। इस इधर जो हाईलाइट चीजें की हैं, इंडिविजुअल और एओपी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है भाई, लेकिन एक्सेप्शन है 1-2। अगर अथॉरिटीज रिक्वायर कर लें फिर जरूरी है, सही है, या बैंक से लोन लेना हो, बैंक कह दे फिर बनाना है, वरना जरूरी। लेकिन कंपनी के केस में किसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना? डायरेक्टर भाई। एक बात मुझे बता दें, ये वही बातें हैं सारी, ये वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, जो भी हमने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ी हैं, वो किसके मुताबिक बनती हैं? गैप्स, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, याद कर लें इसे, ये आ सकता है 2 नंबर का, बहुत अहम है। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पाकिस्तान में कौन कौन से हैं? कंपनीज एक्ट या कंपनीज लॉ, और भाई IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, भाई ये याद रहेंगे 2 लफ्ज। अच्छा भाई, ये यूजर हैं, ये ना जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई ना बेसिक, उसके यूजर हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं, कुछ इंटरनल हैं। भाई देखें, इन्वेस्टर होते हैं, सही है, यूजर है ना भाई, जिसने पैसे लगाए है कि मुझे पता चले मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। लेंडर्स, जिससे उधार लिया होता है आपने, ये इन्वेस्टर एक्सटर्नल है, लेंडर एक्सटर्नल है, सप्लायर एक्सटर्नल है, जिससे चीजें खरीदी। गवर्नमेंट टैक्सेशन, ताकि भाई उसने टैक्स कलेक्ट करना होता है, एक्सटर्नल। पब्लिक एक्सटर्नल, भाई एम्प्लॉयज इंटरनल। कस्टमर्स एक्सटर्नल। क्यों उनको क्यों जरूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? ताकि भाई बड़ी अहम बात है, कस्टमर रिलाय करते हैं कंपनी पे, कस्टमर रिलाय करते हैं, अगर बैड इमेज है तो वो आपसे चीजें कोई नहीं खरीदेंगे। मैनेजर्स, भाई अगर तो प्रॉफिट है तो एम्प्लॉयज क्या कहेंगे? भाई लक्ष्मी दें अब हम हमें, ठीक है भाई, ये याद रहेंगे, ओके है भाई। ये यूजर्स कितने हैं याद रहेंगे, ओके भाई। मैनेजर्स, ये सब याद रहेंगे भाई। चलें जी, अगर कहे कभी ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या ये है, और सॉरी ये स्टेटमेंट ऑफ क्या उसका नाम, वो जो 5 थी उसमें से कहीं आ रहा है तो भाई ये इररेलेवेंट होगा फिर, ठीक है, ये गौर से पढ़ना है। अच्छा, डेबिट क्रेडिट रूल्स हमने पढ़ लिए, देख लिए क्या होता है। अच्छा जी, ये ओके भाई, हो गया चैप्टर 1 हो गया। अच्छा भाई अब भाई चैप्टर 2 में तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी अहम चीजें होंगी। बस अब इसके बाद 5-10 मिनट हैं इंशाल्लाह, भी वो स्टार्ट कर रहे हैं फिर चैप्टर नंबर अक्रूवल्स ऑफ प्रीपेमेंट्स वाला, वो जल्दी हो जाना है फौरन। अच्छा जी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पे आए, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पे आ जाएं। आगे
भाई ये तो वही सारी चीजें जो मैंने आपको डेबिट क्रेडिट बता दिया। अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग फॉर परचेज, अकाउंटिंग फॉर सेल। आपको पता है वो सिस्टम कैसे शुरू होता है? पहले सबसे पहले परचेज के केस में रिक्वेजिशन होती है, सही है, जो डिपार्टमेंट जो भाई बेचते हैं कि इस चीज की हमें जरूरत है, फिर भाई कोटेशन आ जाती है, लोगों के पास जाते हैं 3-4, वो कोटेशन देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो पसंद आता है, जिससे चीज लेनी है, उसको ऑर्डर किया जाता है, ऑर्डर किया जाता है, फिर वही वो चीजें डिलीवर करता है, डिलीवरी नोट। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, फिर उसके बाद हम चीजें एक्सेप्ट करते हैं, सही है। अच्छा फिर उसके बाद सेल इनवॉइस आती है या परचेज इनवॉइस आती है। भाई एंट्री किधर रिकॉर्ड होती है? जब परचेज इनवॉइस या फिर जब 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 सेल इनवॉइस या परचेज इनवॉइस। अच्छा ये ना वैसे कैश के केस में है, ये कन्फ्लिक्टिंग बात है ये वाली। कैश के केस में तो होता है, क्रेडिट के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई, ओके है। वैसे अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है जो हमने पढ़ा है कि जब सेल इनवॉइस आ जाती है तब एंट्री होनी है, सही है भाई। लेकिन असल में क्रेडिट के केस में पता क्या होता है? जब चीजें आपके हवाले कर दी जाएं तब एंट्री हो जाती है। जब चीजें सेलर जो है वो कस्टमर के हवाले कर दे कि भाई ये तुम्हारी है, कंट्रोल दे दे, आपको चीजों का हक दे दे चीजों का, तब एंट्री हो जानी चाहिए। ये असल में ना कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। लेकिन अगर IFRS 15 अभी तो आपने नहीं पढ़ा ना, लेकिन पढ़ेंगे FR2 में जाके, तो असल में ये कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है भाई। अगर नॉर्मल एंट्री आ जाए ना तो फिर मजबूरी है भाई, अब सेल इनवॉइस पे होनी है। लेकिन भाई फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में तो कंसेप्ट फेल हो जाएगा, ये वाला फेल हो जाएगा। उसने लिखा होगा कि चीजें कस्टमर को भेज दी हैं, कस्टमर ने डिस्पैच, ठीक है। तो भाई जब कंट्रोल आ गया कस्टमर के पास तो इंक्लूड होनी जानी चाहिए सेल में, सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए ना सेलर को, ठीक है भाई। तो ये कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है बात, ये बात गलत है क्रेडिट सेल के हवाले से, क्रेडिट परचेज के हवाले से। बात समझ आई है? लेकिन अभी इतना याद कर लें बस, सेल इनवॉइस या परचेज इनवॉइस के टाइम एंट्री होती है। फाइनल अकाउंट में एक एडजस्टमेंट मैं करवाऊंगा आपको, अगर इस तरह के अल्फाज लिखे हों, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है वो मैं तब इंशाल्लाह करवाऊंगा आपको, क्योंकि वो कंसेप्ट ही फेल हो जाएगा भाई क्रेडिट का। फिर उसके बाद भाई आपने चीजें, वो आपको क्या स्टेटमेंट भेजता है कि भाई इतने पैसे तुम्हारी तरफ हैं, सही है, वापस कर दो, ये वो स्टेटमेंट भेजता है एक। फिर एंड पे क्या होता है, अगर आपने कभी परचेज, अगर सेल या परचेज रिटर्न करनी हो, ऑब्वियसली उस टाइम पे भी एंट्री होती है, ठीक है, ओके भाई। तो इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी सारा हमने देख लिया। इम्प्रेस सिस्टम भी हमने पढ़ लिया, इम्प्रेस सिस्टम भी मेरे दोस्तों हमने पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 3 जी 45 पे क्या है? लाइनें तो अच्छी बात है लिखी है, अच्छा समझ नहीं आई जी भाई। क्या क्या लिखा है? किधर आर यूजुअली रिकॉर्डेड एट फुल कॉस्ट ऑफ द गुड्स, दिस इज इन द टाइम विद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट व्हिच रिक्वायर्ड एट एक्सपेंस लायबिलिटीज मस्ट नो। अरे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का आपको पता है क्या होता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये असल में कहता है कि आपके एसेट्स ओवरस्टेटेड नहीं होने चाहिए, और भाई मेरे आपकी क्या वो जो लायबिलिटीज हैं वो अंडर नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। कहता है आपकी इनकम और एसेट ओवरस्टेटेड नहीं होने चाहिए, और आपकी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड नहीं होने चाहिए। असल में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है। अच्छा भाई 50 जी बोलें, किधर 52 में जी बोलें। हाँ भाई 11 अभी हमने डिस्कस किया ना, सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री होती है जर्नल में, उसकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड के केस में क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट होगा, सेल्स डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट, यार अगर सेल ना भी इस तरह नहीं से तो अल्टीमेटली करना सेल में से ही माइनस है, और डेटर क्रेडिट। और पर अगर डिस्काउंट मिला तो क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट भाई देखें, क्रेडिटर डेबिट और अदर इनकम कह लें, डिस्काउंट रिसीव कह लें, लेकिन अल्टीमेटली माइनस किस में से होना? परचेजिस, तो परचेजिस में से ही माइनस कर दें इसे। अच्छा भाई चैप्टर नंबर 3 पे आए, शाबाश।
कैश बुक में आएगा, कैश बुक में इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसकी एंट्री होती है कैश बुक में। बात समझने की कोशिश करें ना, 3 कॉलम जो कैश बुक है उसमें हम लिख तो देते हैं, लेकिन असल में इसकी एंट्री होती है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लें इसे कि बस कैश बुक में भी आना है, कैश बुक में आना है एज ए 3rd कॉलम पे। ठीक है, और इसकी एंट्री भी होनी है, इसकी एंट्री भी होनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन हुआ तो फिर मैं आप बता दूंगा, बाद में मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई, चलें भाई। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 भी मेरा ख्याल उसमें कोई चीज रह तो नहीं गई, मेरा नहीं ख्याल। भाई वो बहुत पीछे जाना पड़ेगा जी, पेज नंबर बताएं। ये वाले ये रूल्स जो हैं यार, ये रूल्स ना पढ़ना भाई, ये रूल्स को काट दें। हाँ जी जी हाँ जी, मेन लेजर कहता है इट कंटेन ऑल अदर अकाउंट्स ऑफ एसेट लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस कैपिटल एंड ड्राइंग, इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल लेजर। ये जर्नल मेन लेजर की बात कर रहे हैं ना। रिसीवेबल का जो कंट्रोल अकाउंट है ना, जो एक अकाउंट बनता है, जो एक अकाउंट बनता है, सिर्फ एक अकाउंट, बड़ा अकाउंट जिसमें डे बुक सेल डे बुक का डाटा जाता है, एंड वाली जो फिगर आती है वो जो शिफ्ट होती है वो मेन लेजर है। ठीक है, ठीक है भाई। और इसी तरह जब क्रेडिटर का कंट्रोल अकाउंट बनेगा, भाई ये देखें ये लिखा हुआ है ना, इसे भी क्या उसका नाम है, रिसीवेबल लेजर। ये कौन सा, इट कंटेन्स ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट टू होम वी सेल इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। असल में इसको ना अलहदा नाम दिया, लेकिन हम जो हर डेटर का, हर कस्टमर का अलहदा अलहदा अकाउंट बनाते हैं ना, वो जो असल में वो मेन लेजर नहीं होता। ठीक है, वो इंडिविजुअल लेजर कह लें, आप उसे इंडिविजुअल लेजर कह लें। ठीक है, वो मेन नहीं होता, वो मेन नहीं होता। ठीक है, अच्छा भाई 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 इसको बस आप फिलहाल देख लीजिएगा, इसका नाम याद कर लें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्स लेजर और कस्टमर लेजर। ये जो आ रहा है रिसीवेबल, पेबल्स का कहते हैं, इसे परचेजेस लेजर भी कहते हैं, और मेरे दोस्त सप्लायर लेजर भी कहते हैं। इसको आप देख लीजिएगा। और भाई जो जनरल मेन लेजर है वो तो आपको पता है भाई, आपको पता है कैपिटल हो गया, वहीकल हो गया, इस तरह की जितनी चीजें हैं वो मेन लेजर ही होंगे असल में। ठीक है, सारे असल सादा अल्फाज सारे लेजर्स मेन लेजर हैं। जो कस्टमर के इंडिविजुअल लेजर है ना, और क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल लेजर हैं, उनके अलावा सादा। कंक्लूड हो गया ना, बात खत्म। अच्छा भाई, ये पोस्टिंग रूल्स बस आपको बता दिए जो बताने थे, इसमें को सर खपाई की जरूरत नहीं है भाई, ये भी सारी चीजें बता दी। ये पर्पज और ट्रायल बैलेंस लाजमी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। ये सोर्सेज डेटा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस लाजमी देख के जाना है, लाजमी, बहुत बड़ी अहम बात है इसमें। ये क्लोजिंग एंट्रीज करवा दी हैं आपको, बिल्कुल करवा दी जी भाई। उसके बाद बस खत्म। ठीक है जी। सादा अल्फाज, सारे लेजर्स मेन लेजर हैं, सारे लेजर्स मेन हैं, एक्सेप्ट जो हम क्या इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनाते। असल में ना ये डबल बुक ऑफ प्राइम एंट्री में इशू आता है बच्चों को, क्योंकि हमने हर किसी का अकाउंट बनाए होते हैं उधर लेजर बनाते हुए, तब हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं होती। ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री में आके मसला आ जाता है। तो बस इस पे ना इतना ना सोचें, बस ठीक है, ख़त्म। एक आधा MCQ आ जाना है, और इंशाल्लाह ये जो अभी किया है ना ये कवर हो जाएगा उसमें, ना परेशान हो। सारे लेजर मेन लेजर हैं, बात ख़त्म। जो इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनाते हम, मिस्टर ए मिस्टर बी डी, बुक ऑफ प्राइम एंट्री की हद तक समझे वो इंडिविजुअल हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री की हद तक उसे समझे इंडिविजुअल है, बस बात खत्म। ठीक है भाई, ओके है, ओके। ये जो कैश बुक है, ये जर्नल, इसका आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आता है। जी उसी का ठीक है जी, बात ओके। चलें जी, अब हम थोड़ा सा, अच्छा आखिरी बात नहीं तो चलें, वो मैं आपको डेटर के अकाउंट में करवा दूंगा। ठीक है, चलें जी, ये लेक्चर खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।